नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है काला जादू। गांव के किनारे पर एक पुराना टूटा हुआ मकान था जिसे लोग दूर से ही देखकर रास्ता बदल लेते थे। उस मकान के बारे में कहा जाता था कि वहां कभी एक औरत रहती थी जो काला जादू जानती थी। उसकी आंखें इतनी डरावनी थीं कि जो भी उसे देखता कई दिनों तक बुखार में तपता रहता। सालों पहले उसकी अचानक मौत हो गई थी, लेकिन गांव वालों का कहना था कि उसकी आत्मा आज भी उस मकान में भटकती है। गांव में रहने वाले कुछ लड़कों ने इस बात को हमेशा एक कहानी समझा। उन्हें लगता था कि यह सब सिर्फ डराने के लिए बनाया गया है। एक रात जब आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी, उन लड़कों ने तय किया कि वे उस मकान के अंदर जाकर सच्चाई जानेंगे। रात के करीब 12 बजे चारों लड़के चुपके से अपने अपने घरों से निकले और गांव के बाहर उस मकान की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे मकान के पास पहुंच रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मकान के सामने पहुंचकर वे कुछ पल के लिए रुक गए। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अपने आप हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे छू रहा हो। उनमें से एक ने हिम्मत करके दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर से एक अजीब सी बदबू आई। अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे जो किसी भाषा में नहीं थे। फर्श पर काले रंग के घेरे बने हुए थे जिनके बीच में कुछ सूखी हुई चीजें पड़ी थीं जो देखने में जानवरों के अंग जैसी लग रही थीं। एक लड़के ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ रोशनी की। तभी उसकी रोशनी एक कोने में रखी एक पुरानी किताब पर पड़ी। किताब पूरी तरह काले रंग की थी और उस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर किताब उठाई। जैसे ही उसने किताब को हाथ में लिया, अचानक हवा तेज हो गई और दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों लड़के घबरा गए। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उसी समय कमरे के कोने से एक धीमी आवाज आई। वो आवाज किसी औरत की थी जो कुछ बुदबुदा रही थी। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। चारों लड़के डर के मारे एक दूसरे के पास सिमट गए। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। जैसे ही उन्होंने आवाज की दिशा में रोशनी डाली, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अचानक जिस लड़के के हाथ में किताब थी, उसके हाथ कांपने लगे। किताब अपने आप खुल गई। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पलट रही हो। हर पन्ने पर अजीब चित्र बने थे। काले धुएं से घिरे चेहरे, खून से भरे हुए कटोरे और जलती हुई आंखें। वो लड़का किताब छोड़ना चाहता था, लेकिन उसके हाथ जैसे जम गए थे। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। बाकी तीनों ने उसे पकड़कर झकझोरने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। फिर अचानक उसने एक अजीब आवाज में बोलना शुरू किया जो उसकी अपनी आवाज नहीं थी। वो किसी और भाषा में कुछ बोल रहा था। कमरे की हवा भारी हो गई थी। दीवारों पर बने निशान हल्के हल्के चमकने लगे। तभी उनके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। चारों ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। वहां एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे और उसका शरीर हवा में हल्का हल्का झूल रहा था। तीनों लड़के चीख पड़े। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। परछाई धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। जैसे जैसे वह पास आ रही थी, कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक जिस लड़के के हाथ में किताब थी, वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। किताब उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गई। जैसे ही किताब जमीन पर गिरी, कमरे में गूंज रही आवाज अचानक बंद हो गई। परछाई भी वहीं रुक गई। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन फिर फर्श पर पड़ी किताब अपने आप फिर से खुलने लगी। इस बार उसके पन्नों से काला धुआं निकलने लगा।
और उस धुएं के बीच से धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। तीनों लड़के अब समझ चुके थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उनमें से एक ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा अभी, इसी वक्त। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों बिना पीछे देखे भागते हुए बाहर निकल गए। लेकिन जब वे कुछ दूरी पर पहुंचकर रुके और पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि चौथा लड़का उनके साथ नहीं था। वह अब भी उस मकान के अंदर था और मकान का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था। अंदर से फिर वही आवाज आने लगी, इस बार और भी तेज और भी खतरनाक। गांव लौटने के बाद तीनों लड़के कई दिनों तक कुछ बोल नहीं पाए। उनका चेहरा हमेशा डर से भरा रहता। जब भी उनसे पूछा जाता कि उस रात क्या हुआ था, वे बस एक ही बात कहते, वह वापस नहीं आएगा। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय लोगों को अपने घरों के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती, दरवाजों पर खरोंच के निशान दिखाई देते और कभी कभी खिड़कियों के बाहर एक काली परछाई खड़ी नजर आती, जिसकी आंखें लाल होती थीं और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही होती थी। गांव में जो कुछ शुरू हुआ था वह धीरे धीरे एक डरावने सिलसिले में बदलने लगा। तीनों लड़के बाहर से तो बचकर आ गए थे, लेकिन उनके अंदर कुछ टूट चुका था। वे पहले जैसे नहीं रहे थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, चेहरों पर हमेशा डर की परछाई रहती थी। जिस लड़के को वे पीछे छोड़ आए थे, उसका नाम लेने से भी वे कतराने लगे। जैसे ही कोई उसका जिक्र करता, तीनों एकदम चुप हो जाते, नजरें झुका लेते और वहां से उठकर चले जाते। गांव वालों ने पहले इसे बच्चों की शरारत समझा, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि मामला कुछ और ही है। एक रात गांव के एक बुजुर्ग ने दावा किया कि उन्होंने अपने घर के बाहर किसी को खड़ा देखा। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा होकर गया हो। अगली सुबह वही निशान उस पुराने मकान की दिशा में जाते हुए पाए गए। धीरे धीरे ऐसी घटनाएं बढ़ने लगीं। कई लोगों ने रात में फुसफुसाने की आवाजें सुनी। कुछ ने महसूस किया कि कोई उनके कमरे में मौजूद है, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं देता था। तीनों लड़कों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उनमें से एक को रात में नींद में चलने की आदत हो गई। वह आधी रात को उठकर घर से बाहर निकल जाता और सुबह खेतों में या गांव के किनारे मिलता। उसे कुछ भी याद नहीं रहता। दूसरा लड़का बार बार एक ही सपना देखता, वही मकान, वही काली किताब और वह परछाई जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही होती। तीसरा लड़का सबसे ज्यादा चुप हो गया था। वह किसी से बात नहीं करता था, दिन भर एक कोने में बैठा रहता और खाली दीवार को घूरता रहता। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने तय किया कि अब इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। वे तीनों लड़कों को लेकर गांव के एक पुराने साधु के पास गए, जो जंगल के किनारे एक झोपड़ी में रहते थे। साधु ने तीनों को ध्यान से देखा, उनकी आंखों में गहराई से झांका, फिर धीरे धीरे बोला, तुम लोग वहां गए थे, उस मकान में? तीनों ने सिर झुका लिया। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने जो छेड़ा है वह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वह एक शक्ति है, काले जादू की शक्ति, जिसे सालों पहले उस औरत ने बांध कर रखा था। गांव वालों ने घबराकर पूछा, क्या वह वापस आ गई है? साधु ने जवाब दिया, वह कभी गई ही नहीं थी, वह सिर्फ इंतजार कर रही थी किसी ऐसे इंसान का जो उसकी किताब को छुए, उसके मंत्रों को फिर से जगाए। तीनों लड़कों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जिसे तुम लोग वहां छोड़ आए हो, वह अब वही नहीं रहा, साधु ने कहा। मतलब? एक आदमी ने पूछा। साधु ने धीरे से कहा, उसका शरीर अब सिर्फ एक जरिया है उस शक्ति के लिए, वह अब उसी के वश में है। गांव में सन्नाटा छा गया। उसी रात तीसरे लड़के की हालत अचानक बिगड़ गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। वह बार बार एक ही बात कह रहा था, वह आ रहा है, वह मुझे बुला रहा है। उसके परिवार वाले उसे पकड़कर बैठे रहे, लेकिन वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। अचानक उसने इतनी ताकत से झटका दिया कि तीन लोग उसे पकड़ नहीं पाए। वह घर से बाहर भागा।
सीधे उसी पुराने मकान की तरफ। गांव के लोग उसके पीछे पीछे दौड़े। जब वे मकान के पास पहुंचे तो देखा कि दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। अंदर से वही धीमी धीमी आवाज आ रही थी, मंत्रों की आवाज। वह लड़का बिना रुके अंदर चला गया। बाकी लोग दरवाजे पर ही ठिठक गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। अचानक अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया और उस रात के बाद वह लड़का भी कभी वापस नहीं आया। अब गांव में सिर्फ डर बचा था। लोग सूर्यास्त के बाद अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। बच्चे रात में रोते रोते उठ जाते और कहते कि कोई उन्हें खिड़की से देख रहा है। लेकिन सबसे खतरनाक बात अभी बाकी थी। एक सुबह गांव के मंदिर की दीवार पर काले रंग से कुछ लिखा हुआ पाया गया। वही अजीब भाषा, वही चिन्ह जो उस किताब में थे। इसका मतलब साफ था, वह शक्ति अब उस मकान तक सीमित नहीं रही थी। वह धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही थी और शायद अब कोई भी सुरक्षित नहीं था। गांव की हवा पहले जैसी नहीं रही थी। हर कोना जैसे किसी अदृश्य डर से भर चुका था। लोग दिन में भी एक दूसरे से फुसफुसाकर बात करते, जैसे कोई उनकी हर बात सुन रहा हो। मंदिर की दीवार पर बने काले चिन्ह रोज थोड़े थोड़े बदलते दिखाई देते, जैसे कोई रात में आकर उन्हें फिर से लिखता हो। तीनों में से जो एक लड़का बचा था, उसकी हालत अब सबसे खराब हो चुकी थी। वह कई दिनों से ठीक से सोया नहीं था। उसकी आंखें लाल रहती और वह बार बार एक ही दिशा में देखता, गांव के बाहर उस पुराने मकान की तरफ। एक रात उसने अचानक अपने घर वालों से कहा, वह मुझे बुला रहा है, अब मैं नहीं बच सकता। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह किसी के वश में हो। परिवार वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने कोई विरोध नहीं किया। वह चुपचाप बैठा रहा पूरी रात। लेकिन सुबह होते ही वह गायब था। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी जमी हुई थीं। फिर भी वह वहां नहीं था। अब गांव में सिर्फ एक ही बात रह गई थी, जो भी उस मकान से जुड़ा वह वापस नहीं आया। लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला करना शुरू कर दिया। कुछ परिवार अपना सामान बांधकर दूसरे गांवों की तरफ निकलने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो लोग गांव छोड़ने की कोशिश करते, वे रास्ते में भटक जाते। कई लोग वापस उसी गांव में पहुंच जाते, जैसे कोई उन्हें बाहर जाने ही नहीं दे रहा हो। गांव अब एक जाल बन चुका था, एक ऐसा जाल जिससे निकलना नामुमकिन था। उसी दौरान एक और डरावनी घटना हुई। गांव के एक घर में आधी रात को एक औरत की चीख सुनाई दी। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि वह औरत कमरे के बीचों बीच बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और वह अपने हाथ से जमीन पर कुछ बना रही थी। वह वही चिन्ह थे, वही काले जादू वाले चिन्ह। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने धीरे धीरे कहा, अब यह सिर्फ शुरुआत है। उसके बाद वह बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। अब गांव के हर घर में डर बस चुका था। साधु को फिर से बुलाया गया। इस बार साधु गांव के बीच में खड़ा हुआ और उसने आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। कुछ देर बाद उसने कहा, यह शक्ति अब बहुत मजबूत हो चुकी है, इसे रोकना आसान नहीं है। तो हम क्या करें? एक आदमी ने घबरा कर पूछा। साधु ने धीरे से जवाब दिया, जिसने इसे जगाया है उसे खत्म करना होगा। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ आ गया कि साधु किसकी बात कर रहा है। वही लड़का जो उस रात मकान में रह गया था, लेकिन अब वह इंसान नहीं था। उसी रात गांव के कुछ बहादुर लोग और साधु मिलकर उस मकान की तरफ बढ़े। उनके हाथ में मशालें थीं और चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मकान पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी दीवारों से काला धुआं निकल रहा था। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे वह उनका इंतजार कर रहा हो। सभी धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फर्श पर वही काले घेरे थे, लेकिन अब उनमें कुछ और भी था। तीनों लड़कों के शरीर
निर्जीव, एक दूसरे के पास पड़े हुए। उनकी आंखें खुली थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी कमरे के बीच में खड़ा एक साया दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा आधा इंसान का था और आधा किसी और चीज का। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके हाथ में वही काली किताब थी। साधु ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। साया जोर जोर से हंसने लगा। बहुत देर कर दी तुमने, उसकी आवाज गूंज उठी। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। फर्श हिलने लगा। काले धुएं ने पूरे कमरे को घेर लिया। साधु ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंत्र पढ़े, लेकिन साया धीरे धीरे और मजबूत होता जा रहा था। अचानक उस साय ने अपना हाथ उठाया और साधु हवा में उछलकर दीवार से टकरा गया। बाकी लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब वे सब अंदर फंसे थे। साया धीरे धीरे उनके करीब आने लगा और उसकी आंखों में अब एक ही बात साफ दिखाई दे रही थी। अब यह सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहेगा। अगर उसे रोका नहीं गया तो यह पूरी दुनिया में फैल जाएगा। मकान के अंदर अब हर सांस भारी लग रही थी। काला धुआं दीवारों से निकलकर पूरे कमरे में फैल चुका था। जो लोग अंदर फंसे थे उनकी आंखों में जलन हो रही थी, लेकिन डर इतना गहरा था कि कोई हिल भी नहीं पा रहा था। साधु जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन वह अभी भी जिंदा था। उसने मुश्किल से उठने की कोशिश की और कांपती आवाज में मंत्र दोहराने लगा। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें एक आखिरी उम्मीद छिपी हुई थी। सामने खड़ा साया अब और भी भयावह हो चुका था। उसके चेहरे पर इंसानी रूप धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसकी त्वचा काली पड़ती जा रही थी, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। उसकी आंखों में अब सिर्फ अंधेरा था। उसने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया। हर कदम के साथ फर्श कांपता, जैसे जमीन खुद डर रही हो। एक आदमी ने हिम्मत जुटाकर मशाल उठाई और साये की तरफ फेंक दी। मशाल सीधी जाकर उसके शरीर से टकराई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आग जैसे उसके अंदर समा गई। साया मुस्कुराया। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, अब मैं जाग चुका हूं। उसकी आवाज पूरे मकान में गूंज उठी। तभी साधु ने जोर से चिल्लाकर कहा, उस किताब को खत्म करो, वही इसका स्रोत है। सभी की नजर उस काली किताब पर गई जो साये के हाथ में थी, लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं था। साया अब पूरी तरह सतर्क हो गया था। अचानक एक आदमी पीछे से धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक लोहे की छड़ थी। उसने पूरी ताकत से साये पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, साये ने बिना मुड़े ही अपना हाथ उठाया और वह आदमी हवा में उठ गया। उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया हो। अगले ही पल वह जोर से फर्श पर गिरा। कमरे में एक डरावनी खामोशी छा गई। साधु अब आखिरी बार अपनी पूरी ताकत जुटा रहा था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला जिस पर कुछ पुराने मंत्र लिखे थे। उसने आंखें बंद की और पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र शुरू किया, कमरे की हवा बदलने लगी। काला धुआं थोड़ा पीछे हटने लगा। साया कुछ पल के लिए रुक गया। यही मौका था। एक आदमी ने हिम्मत करके दौड़ लगाई। वह सीधे साये की तरफ भागा। साया कुछ पल के लिए जैसे जकड़ा हुआ था, लेकिन फिर उसने अपनी नजर उस आदमी पर डाली। उसकी आंखें और भी गहरी हो गईं, लेकिन तब तक वह आदमी उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसने पूरी ताकत से काली किताब को छीनने की कोशिश की। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच संघर्ष हुआ। कमरे में गूंजती आवाजें, टूटती चीजें और चारों तरफ फैलता हुआ डर। फिर अचानक किताब उसके हाथ में आ गई। जैसे ही उसने किताब को पकड़ा, उसकी चीख निकल गई। उसका हाथ जलने लगा जैसे किताब आग की बनी हो, लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं। साधु चिल्लाया, उसे आग में डालो। अभी कमरे के कोने में जलती हुई मशाल अभी भी पड़ी थी। वह आदमी लड़खड़ाते हुए वहां तक पहुंचा। साया अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। वह जोर जोर से चीख रहा था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। जैसे ही वह आदमी मशाल के पास पहुंचा, साये ने आखिरी बार अपना हाथ उठाया, लेकिन उससे पहले किताब आग में गिर चुकी थी। जैसे ही आग ने किताब को छुआ, पूरा मकान कांप उठा। एक भयानक चीख पूरे गांव में गूंज उठी। साया तड़पने लगा। उसका शरीर टूटने लगा जैसे कोई उसे अंदर से चीर रहा हो।
काला धुआं तेजी से गायब होने लगा। दीवारों पर बने चिन्ह मिटने लगे। साधु जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। मकान के अंदर अब कोई साया नहीं था। किताब जलकर राख हो चुकी थी। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या यह खत्म हो चुका था? वे धीरे धीरे बाहर निकले। आसमान अब साफ था। हवा में पहले जैसी ठंडक नहीं थी। कई सालों बाद गांव ने राहत की सांस ली। लेकिन अगली सुबह जब लोग उस मकान को देखने गए तो वहां कुछ भी नहीं था। न मकान, न राख, न कोई निशान, जैसे वो कभी था ही नहीं। और उसी जगह पर जमीन पर एक छोटा सा काला निशान बना हुआ था, वही चिन्ह जो उस किताब में था। इसका मतलब साफ था, कुछ खत्म नहीं हुआ था। वह सिर्फ छिप गया था और शायद किसी नए इंतजार में था। गांव में सब कुछ सामान्य दिखने लगा था, लेकिन वह शांति असली नहीं थी। लोगों ने राहत की सांस तो ली, पर अंदर कहीं ना कहीं एक डर अभी भी जिंदा था। उस जगह पर बना काला निशान हर दिन थोड़ा और गहरा होता जा रहा था, जैसे जमीन के नीचे कुछ अब भी सांस ले रहा हो। कुछ हफ्तों बाद गांव के एक लड़के ने उस निशान की तस्वीर अपने मोबाइल से खींच ली। उसने सोचा यह सिर्फ एक अजीब चीज है जिसे वह अपने दोस्तों को दिखाएगा। उसने वह फोटो इंटरनेट पर डाल दी। शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा। कुछ ने कहा कि यह फोटो एडिटेड है, कुछ ने इसे कोई पुराना प्रतीक बताया। लेकिन धीरे धीरे उस फोटो के नीचे अजीब कमेंट्स आने लगे। कुछ लोग लिख रहे थे, मैंने भी यह चिन्ह देखा है, मेरे शहर में कुछ कह रहे थे, यह वही है, यह वापस आ रहा है। धीरे धीरे वह फोटो वायरल होने लगी। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब जिन्होंने उस फोटो को ज्यादा देर तक देखा उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। पहले हल्का सिर दर्द, फिर रात में अजीब सपने, और फिर वही फुसफुसाने की आवाज। लोग कहने लगे कि जैसे ही वे उस चिन्ह को देखते हैं उनके दिमाग में कोई आवाज गूंजने लगती है, एक धीमी डरावनी आवाज जो उन्हें कुछ समझ नहीं आने वाली भाषा में कुछ बोलती रहती है। कुछ लोगों ने उस चिन्ह को कॉपी करके अपने कागज पर बनाने की कोशिश की, और उसी रात उनके कमरों में अंधेरा अपने आप गहरा हो गया। एक शहर में एक आदमी ने उस फोटो को अपने लैपटॉप पर खोलकर घंटों तक देखा। अगले दिन उसके घर की दीवारों पर वही चिन्ह बने हुए पाए गए। उसने कभी उन्हें नहीं बनाया था, फिर भी वे वहां थे। अब यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं रही थी, यह एक वायरस की तरह फैल रहा था। डर का वायरस, काले जादू का वायरस। जितने लोग उस चिन्ह को देखते उतने ही लोग उसके असर में आते जाते। कुछ लोग अचानक गायब हो जाते, कुछ लोग बदल जाते, उनकी आंखें खाली हो जाती और वे बिना किसी वजह के मुस्कुराते रहते। इंटरनेट पर हजारों लोग उस चिन्ह के बारे में बात करने लगे। कुछ इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, कुछ इसे और फैला रहे थे, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि इसे रोका कैसे जाए। एक दिन एक हैकर ने दावा किया कि उसने उस फोटो को पूरी तरह इंटरनेट से डिलीट कर दिया है। उसने सब जगह से उसे हटाने की कोशिश की। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन फिर एक नया वीडियो सामने आया। उस वीडियो में वही काला चिन्ह था, धीरे धीरे घूमता हुआ, और बैकग्राउंड में वही फुसफुसाने की आवाज। वीडियो के अंत में एक चेहरा दिखाई देता है, आधा इंसान आधा कुछ और वह सीधा कैमरे की तरफ देखता है, फिर धीरे धीरे मुस्कुराता है। उसकी आंखें काली होती हैं और स्क्रीन अचानक काली हो जाती है। उसके बाद से और जिसने भी वह वीडियो देखा वह पहले जैसा नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं कि रात में उनके फोन अपने आप ऑन हो जाते हैं और स्क्रीन पर वही चिन्ह दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके कमरे में कोई खड़ा होता है, लेकिन जब वे देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता, और कुछ लोग बस गायब हो जाते हैं। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं रही, यह एक चेतावनी है। अगर कभी तुम्हें कहीं भी वह काला चिन्ह दिखाई दे तो उसे ज्यादा देर तक मत देखना, उसे कॉपी करने की कोशिश मत करना, और सबसे जरूरी उसे किसी और के साथ शेयर मत करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे देखने के बाद वह तुम्हें भी देखने लगे। और एक बार अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम कहीं भी छिप जाओ,
वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह कहानी नहीं है, यह अब भी जारी है। और शायद इस वक्त कहीं ना कहीं कोई उस चिन्ह को देख रहा है।